वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा इसका आज क्यों सोचें, कल क्या होगा इसका आज क्यों सोचें, क्या पता कल खुद ही अपनी तस्वीर बदल ले। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ एक सेशन जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का होगा, और अगर सीक्वेंस में बात करें तो 5th लेक्चर है आज, ठीक है ना, सेशन 5th लिखा है। तो अब हम आज बात करेंगे जो हम लिमिटेशन पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, उसमें आपको मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बता दिया था। तो वहीं पे एक जो लिमिटेशन थी वो ये भी थी स्पेक्ट्रा, है ना, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो उसी की बात करेंगे, और उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन, वो आपको पता होने चाहिए। देखो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपसे एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपके पास कोई भी एटम है यार, मतलब मैटर में क्या होता है, मैटर एनीथिंग या एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी किस कैटेगरी में है, मैटर कंप्राइजेज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल किसी भी रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस रेडिएशन की एनर्जी उसमें ट्रांसफर होती है। अगर दो चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस जरूर होगा। तो एटम के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, जो रेडिएशन आ रही थी उस रेडिएशन से एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो देखो क्या क्या हो सकता है वहां पे। सपोज यहाँ पे अगर मैं एटम बना दूं आपके लिए, एटम का न्यूक्लियस बना दिया सर आपने, हाँ, ये क्या है उसके एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक। ये था आपका N1, ये है N2, N3 और ये क्या है N4। अब अभी मैंने कहा आपकी ग्राउंड स्टेट यानी कि N1 में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक, और यहाँ से आप क्या भेज रहे हो, यहाँ से आपने जो है वो रेडिएशन भेजी। तो उस रेडिएशन की अपनी कुछ पर्टिकुलर क्या होगी, एनर्जी होगी कि नहीं होगी, बताओ। जो रेडिएशन आएगी उसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हुए हाइयर एनर्जी लेवल में क्या कर जाएगा, ट्रांसफर कर जाएगा, ठीक। तो जब भी रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, तो मैटर में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, होंगे ही सर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी हाइयर एनर्जी में चले जाते हैं। इसी को क्या कहते हो आप, एब्जॉर्प्शन बोलते हो। अब अगर मैं रेडिएशन का सोर्स हटा दूं, है ना, कुछ देर बाद भाई मन किया हमने रेडिएशन सब उस पर इंसिडेंट कराना बंद कर दी, तब क्या होगा सर, तब यार देखो अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आना चाहेगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वापस जंप रिटर्न मारेगा। क्यों, पहले तो उसे लग रहा था कि चलो उस हाइयर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, वहां जाके कुछ फायदा होगा, फायदा नहीं भी होगा तो एनर्जी मिली थी, अब उसका यूज तो करना ही है। अब आपने एनर्जी का सोर्स हटा दिया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न करना चाहेगा, और वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न होते हुए वापस किसी भी स्टेट में आ सकता है। सपोज यहीं भेज दे रहे हैं जहां से उसको एक्साइट करवाया था, तो ये क्या होगा, अब उतनी ही एनर्जी ये रिलीज करेगा। जब यहाँ से यहाँ गया था तो इसने एनर्जी को क्या किया था, एब्जॉर्ब। अब वहां से वापस आ रहा है तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमिशन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्लियर हुआ आपको, बताओ। ये क्या था बच्चों, ये था एब्जॉर्प्शन। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये क्या है, ये है एमिशन, ठीक है सर। दोनों वर्ड्स, दोनों का मतलब क्लियर हो गया। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, यहाँ पे देखो आप, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द सैंपल, जहां पे भी वो रखा है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देन वो क्या करता है, देन इट मूव्स टू हाइयर एनर्जी लेवल। वो जो है हाइयर एनर्जी लेवल में मूव कर जाता है, ठीक। इसी को क्या बोलते हो आप, एब्जॉर्प्शन बोलते हो, नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसी को आप एब्जॉर्प्शन बोलते हो। फिर सर एमिशन क्या होता है, एमिशन भाई जैसे ही व्हेन द रेडिएशन
सोर्स इज रिमूव्ड, जैसे ही आप उस रेडिएशन सोर्स को क्या करते हो, रिमूव करते हो, ठीक, देन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट कह लो, या फिर लोअर एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, है ना। और लोअर एनर्जी लेवल कैसे, बाय एमिटिंग एनर्जी, है ना, क्या करते हुए, एनर्जी एमिट करते हुए, उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप एमिशन बोलते हो। बताओ, दोनों वर्ड क्लियर हो गए ना, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, देख लो आप यहाँ पे, ठीक, दोनों का मतलब बता दिया सर आपने, ठीक है, इतनी बात नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, और साथ साथ भी कर रहे होगे यार, मैं इसीलिए कुछ भी अधिकतर चीज़ें जो है मैं यहीं लिखवाता हूँ, ताकि आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते रहो, और आई होप बना ही रहे होगे, है ना, इतना तो ट्रस्ट किया जा सकता है। बताओ, ठीक, अब बात आती है सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो लिमिटेशन में वर्ड आया था स्पेक्ट्रम, हाँ देखो, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ लाइट होता है ना। जब भी एक आप लाइट के अलग अलग कलर्स के को अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो, तो वहां से क्या होता है, प्रोड्यूस, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। देखा भी होगा आपने, जैसे लाइट एंटर करी प्रिज्म में, यहाँ पे ना ये प्रिज्म है, इसमें लाइट एंटर करी यहाँ से, तो होता क्या है, लाइट एंटर करेगी तो वो मीडियम चेंज कर रही है, पहले वैक्यूम या एयर में था, अब किस में आ रहा है, सॉलिड में, तो मीडियम चेंज होने से हल्का सा बेंडिंग होगी, आपको पता है रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर होता है इस वजह से, देन फिर वो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, वो व्हाइट लाइट फर्दर क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, तो वो जो 7 कलर्स आप ऑब्टेन्ड करते हो ना, उसको एज आप स्पेक्ट्रम ही बोलते हो, वो एक क्या है, बैंड ऑफ 7 कलर्स स्पेक्ट्रम है, ठीक, तो उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी भी हम रेडिएशन को अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके रिकॉर्ड करते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सिमिलरली जो व्हाइट लाइट है ना, जो व्हाइट लाइट है वो क्या करता है, प्रिज्म से जब पास होता है तो आगे जाके 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, और जो सबसे कम डेविएशन आता है ना लाइट का, वो आता है रेड कलर में, सबसे कम डेविएशन कहाँ आता है, रेड कलर में, देख लो, मतलब इसको आप ऐसे स्ट्रेच कर लो, और यहाँ जब आप देखोगे तो रेड कलर ऊपर आएगा, वॉयलेट कलर कहाँ आ रहा है, नीचे, ठीक। अगर मैं बना, देखो यहाँ पे बना भी देता हूँ एक बार आपके लिए, देख, ये हमारा छोटू सा प्रिज्म है, यहाँ से आपने क्या भेजी, व्हाइट लाइट भेजी है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बस, देखो व्हाइट लाइट है सर, व्हाइट से ही बना रहे हो, हाँ, यहाँ मैंने लगा रखी है क्या, फोटोग्राफिक प्लेट, तो पहले तो यहाँ पे बेंडिंग होगी, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना, ठीक है, उसके बाद ये व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में, ठीक, 3 हो गए, 4, 5, इस तरीके से, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स हो गए। फिर आप जब देखोगे ना कलर्स, अब इसमें अलग अलग कलर तो कैसे लाओगे सर, है ना, ये देखो आप, यहाँ पे क्या रहा होगा, वायलेट कलर रहा होगा, ठीक, यहाँ पे क्या रहा होगा, इंडिगो, इंडिगो कैसा होगा भाई, ये बना देते हैं लोग, उससे ऊपर ब्लू कलर, उससे ऊपर क्या, ब्लू कलर, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट, ये रहा ब्लू कलर, और ग्रीन, ये लो, ये रहा आपका क्या, ग्रीन कलर, और कौन सा कलर था सर, येलो था, ठीक, और कौन सा था, ऑरेंज कलर था, देखो ऑरेंज कलर दिखाते हैं आपको, ये रहा ऑरेंज, और फाइनली क्या, फिर रेड कलर, फाइनली कौन सा, रेड कलर। तो आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा देखो रेनबो वाले कलर्स बना दिए, दिख रहे हैं ना, पता लगा दिखे ही नहीं, देखो वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है, रेड कलर का सबसे कम डेविएशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं सर आप ये बताना चाह रहे हो कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ, और उसके हिसाब से बताओ, पढ़ा रखा है ना विबग्योर, यही तो बना दिया यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन, इधर जाते समय वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है ना,
तो वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन क्या हो रहा है, कम। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया सर, एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो बैंड ऑब्टेन्ड हुआ है 7 कलर्स ऑफ लाइट का, इसी को आप क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो, है ना। बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन, कहाँ पे, ऑन फोटोग्राफिक प्लेट आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, इसी को आप क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। चलो सर बात समझ आ गई। स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मशीन होती है जिससे हम स्पेक्ट्रम की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो स्पेक्ट्रम समझ आ गया सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप पहले ही पढ़ा चुके हो, कैंसर की गोली, है ना, एक्सरे के कारण यूवीआई को मारी गई, कॉस्मिक, गामा, ठीक, कैंसर की गोली, एक्सरेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, वो मैंने पूरा बता रखा है आपको, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। अब इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है क्या, एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्पेक्ट्रम। एक बार हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और एक बार क्या पढ़ेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, कोई भी एक सैंपल है आपके सामने, है ना, कोई भी मैंने यहाँ पे क्या रख रखा है, इस कंटेनर में अपना सैंपल रख रखा है जिसका मुझे क्या लेना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेना है, ठीक। तो यहाँ से मैं उस पर रेडिएशन हिट करवाऊंगा। अब वो डिपेंड करता है, देखो कैसा स्पेक्ट्रा लेना चाह रहे हो आप, यूवी स्पेक्ट्रा लेना चाह रहे हो तो अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, आईआर स्पेक्ट्रा लोगे तो इंफ्रारेड। तो रेडिएशन वेरी कर सकती है जैसा आपका इंस्ट्रूमेंट है। अब सैंपल क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा कुछ रेडिएशन, है ना, एब्जॉर्ब रेडिएशन, और बाकी बची हुई रेडिएशन जो है वो आगे पास हो जाएगी। भाई सारी एनर्जी थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो सैंपल यहाँ पे रखा है ये सारी एनर्जी थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा, बताओ आ रही है बात समझ में कि नहीं, है ना। सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा सर, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसने मान लो इतनी एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और ई एनर्जी चली थी, तो बाकी बची हुई एनर्जी तो यहाँ से आगे जाएगी ना, ई माइनस ई एब्जॉर्ब एनर्जी तो आगे जाएगी, ठीक। फिर हम इसको प्रिज्म से पास कराएंगे, इसको हम कहाँ से पास कराएंगे, प्रिज्म में से, ठीक। और इसके बाद हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेंड करवाएंगे। तो देखो इसको थोड़ा सही से बना देता हूं मैं, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट में ऑब्टेंड करवाएंगे। तो जिस वेवलेंथ की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया होगा वहां पे तो क्या आ जाएंगी, डार्क लाइंस आ जाएंगी, है ना, वहां पे क्या आ जाएंगी, डार्क लाइंस। ये इसमें ऐसे बना रहा हूं, बाकी और जगह क्या रहा होगा, कलर, ये क्या है, डार्क लाइंस। सपोज करो इसने एब्जॉर्ब करी रेडिएशन 3 वेवलेंथ की, λ1, λ2 और λ3, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ गई, लाइंस आ गई, λ1, λ2 और λ3 के करस्पॉन्डिंग। बाकी जगह क्या आएगा, कलर आएगा, है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, कलर आएगा, अगर विजिबल आपने रेडिएशंस क्या करी हैं, यूज करी है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ आया। हाँ सर, एक सैंपल है उसमें आप लाइट पास कराते हो, कुछ लाइट वो सैंपल एब्जॉर्ब करता है और बाकी लाइट को आगे ट्रांसफर कर देता है। देन उस लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास कराते हो और उसके बाद प्रिज्म से जो डिस्पर्जन या होता है उसको आप ऑब्टेंड कराते हो फोटोग्राफिक प्लेट पे, है ना, ये क्या है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो हमें कुछ डार्क लाइंस दिखती हैं करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ जो कि इस सैंपल ने क्या करी होगी, एब्जॉर्ब करी होगी। और ये जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेंड हुआ इसी को आप क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हो। बताओ आ गई बात समझ में, लिखवा दूं इस चीज को, देखो देखो यहाँ पे लिखवा देता हूं, व्हेन a radiation is passed
through sample, then it absorbs some of their energy and remaining is allowed to pass through prism and then obtained on, ऑब्जर्व भी तो करना है ना आपको, देन ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फिर वो कहाँ पे ऑब्टेन्ड होती हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पे। उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप बोलते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, बताओ, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ आ गया सर। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग डार्क लाइन्स आएंगी, बाकी सब में क्या आएगा? कलर आएगा। बहुत बढ़िया यार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो थ्योरेटिकल है, कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। आगे चल के अगर आप इस फील्ड में एक्सेल करते हो तो भाई स्पेक्ट्रा लिए बिना आप कोई भी अपना प्रैक्टिकल पूरा नहीं कर पाओगे। इसी फेज से गुजरते हुए आए हुए हैं हम भी। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? एमिशन स्पेक्ट्रम की। ठीक है सर, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करो। यहाँ क्या होगा? यहाँ ऑलरेडी आपने एक हीटेड सैंपल रख रखा है। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी क्या रख रखा है? एक हीटेड सैंपल रख रखा है। अब समय के साथ साथ उसकी हीट कंटेंट क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? बताओ। समय के साथ साथ उसका हीट कंटेंट खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ आती है। तो जब हीट कंटेंट कम होगा तो वो हीट जा कहाँ रही है? वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, तो हीटेड सैंपल है, यहाँ से एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। अगर इसी एमिटेड एनर्जी को आप पहले प्रिज्म से पास कराओ और फिर उसको आप ऑब्टेंड करो कहाँ पे? फोटोग्राफिक प्लेट पे। उसको कहाँ पे ऑब्टेंड करो? फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो अब आपको उल्टा मतलब कलर्ड लाइंस दिखेंगी। अब क्या दिखेगा? कलर्ड लाइंस। ठीक है, अगर आपका NaCl था तो यहाँ आपको क्या दिखेगा? येलो कलर की लाइंस दिखेंगी, बाकी सब डार्क रहेगा। ठीक है, बाकी सब क्या रहेगा? डार्क रहेगा। ठीक, ये क्या रहेगा आपका? डार्क रीजन है भी तो सर डार्क। हाँ, ये सब आपका क्या रहेगा? डार्क रीजन। तो एमिशन स्पेक्ट्रा समझ आया? कोई भी ऑलरेडी एक हीटेड सैंपल है या ऐसा सैंपल है जिसमें एक्साइटेशन हो चुका था, अब आपने रेडिएशन का सोर्स हटा दिया या हीटिंग का सोर्स हटा दिया, तो अब वो एनर्जी को क्या करना चाहता है? रिलीज करना चाहता है। तो रिलीज करने का क्या तरीका है? कंटिन्यूसली टाइम के साथ करेगा ही वो, है ना। फिर उस एनर्जी को हम प्रिज्म से पास कराएंगे या रेडिएशंस को देन फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेंड करेंगे। तो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की उसने एनर्जी एमिट की होगी उसके करस्पॉन्डिंग कलर आएगा, बाकी सब क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा। ठीक है सर, आ गई बात समझ में? तो ये क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा। इसको भी लिखवा दो, आप लिखवा रहे थे। देखो, व्हेन रेडिएशंस emitted by a heated sample, है ना, जो सैंपल ऑलरेडी क्या है? हीट कर रखा है, अगर उसमें से आप रेडिएशंस पास कर रहे हो, when radiations emitted by a heated sample are passed, कहाँ से पास किया? प्रिज्म में से। are passed through a prism and then obtained, और कहाँ पे obtained कर रहे हो उनको? and then obtained on photographic plate। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे आप क्या कर रहे हो? उनको ऑब्टेंड कर रहे हो। देन वी विल गेट कलर्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग टू एमिटेड वेवलेंथ
ऑफ रेडिएशंस। इसी को स्पेक्ट्रा को आप क्या बोलते हो, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हो। बताओ क्लियर है बात। सैंपल कौन सा रखोगे सर, अगर येलो कलर आएगा तो भाई यहाँ पे NaCl रखा होगा, ठीक। अगर NaCl रखा होगा तो कौन से कलर की आपको लाइट दिखेंगी, येलो कलर की। बताओ, इतनी बात क्लियर है। तो मैंने एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जहां से कि क्वेश्चन अराइज होता है वो है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, है ना, सॉरी बेटा, क्या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। देखो हाइड्रोजन लाइक मतलब सर एक इलेक्ट्रॉन होगा उनके पास, है ना, उनके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार पॉज करके नोट कर लेना। चलो देन मैं बात कर रहा हूँ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। देखो सर क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा, कुछ नहीं भाई, स्पेक्ट्रा में आपको क्या दिखेंगी, लाइंस, जैसे वहां पे कलर की लाइंस दिख रही थी ना, उसी तरीके से। चलो तो होगा क्या, अब इस बार हमें हाइड्रोजन के सैंपल को, ठीक, तो मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब टाइप का ले रहा हूँ, देखना ध्यान से, आज तुम्हें मेरी ड्राइंग का पता लगेगा कितनी खतरनाक है। ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अटैच कर दिया, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, कुछ इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे भी आपकी लगी होंगी प्लेट्स, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस रखी है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस रखी है। पूरा ही गायब हो गया यार। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे हम, है ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो आपकी H2 गैस का जो सैंपल एब्जॉर्ब करेगा ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो एमिट भी तो करेगा कुछ रेडिएशंस, है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ से इसे खाली छोड़ रखा है, ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई। अब यहाँ से वो एनर्जी आगे ट्रेवल करेगी, और आप क्या करोगे, फिर वही जो काम करते आते हो, इसको प्रिज्म में से पहले स्लिट से पास करा देना। इसको कहाँ से पास करा देना, स्लिट से, ताकि वो मोनोक्रोमेटिक हो जाए, ठीक। यहाँ आपने क्या लगा रखी है, स्लिट। स्लिट से जो लाइट है वो अलग अलग वेवलेंथ की ऐसे ऐसे इधर उधर जा रही होगी। अब आप उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर दोगे, डायरेक्ट कर दोगे, ठीक। उसके बाद वो लाइट पास होगी कहाँ से, प्रिज्म में से पास होगी। उस लाइट को कहाँ से पास कराओगे, प्रिज्म में से। फिर जब आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन करोगे ना, तो आपको एक अलग अलग सीरीज या अलग अलग लाइंस ऑब्टेन होंगी, ठीक। क्या क्या लाइंस हैं वो देखो, पहले तो लाइमन सीरीज आएगी, ठीक, अलग अलग सीरीज ऑब्टेन्ड होगी। पहले सीरीज ऑफ लाइंस को क्या कहा जाता है, लाइमन सीरीज। अभी मैं इसका निमोनिक भी बता दूंगा आपको, ठीक। दूसरों को क्या कहा जाता है, बाल्मर कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो होगा उसको आप क्या बोलोगे, बाल्मर बोलोगे, ठीक। देन फिर कौन आएगा सर, फिर पास्चन आएगा। अगली सीरीज को क्या बोलोगे, पास्चन, ठीक है। लाइमन बाल्मर पास्चन हो गया। देन आता है आपका क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट ये लगा मत देना, उनका नाम है, ठीक है। देन पीफंड, और उसके बाद आती है हम्प्री सीरीज, है ना। उसके बाद कौन सी सीरीज आती है, हम्प्री सीरीज। देखो कैसे याद रखें, याद रखना मैं बता रहा हूँ। सीरीज देख ली, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्प्री सीरीज ऑब्टेन्ड होती है किसमें, जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लेते हो। हाइड्रोजन गैस ही तो रख रखी है यहाँ पे, ठीक। चलो ठीक है सर, आगे बात समझ में। अब इनको आप याद रखने का तरीका बता रहे थे सर। देखो याद रखने का क्या तरीका है, लल्ला, लल्ला को याद करना है। अरे यार छोटे छोटे तो तुमसे कहते थे ना घर पे, लल्ला वही वाला है। बाकी लड़कों का नाम भी रख दिया जाता है लल्ला, ठीक है। तो लल्ला बेटा, कैपिटल लेटर्स का रोल है, ठीक है। पढ़ ले, ये तो कहते हैं घर वाले कि लल्ला बेटा पढ़ ले, वरना, थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में आ गए हैं गांव साइड वाली, लल्ला बेटा पढ़ ले वरना पास, ठीक, पास। और कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देता हूँ, पास नहीं होगा, है ना। क्या बोल रहे हो सर, पास नहीं होगा, ठीक। चलो कैपिटल लेटर्स का रोल है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स का क्या है यहाँ पे रोल है, ठीक है सर।
तो देखो क्या क्या रोल है, मतलब क्या क्या मतलब है इनका। देखो एल से क्या है, लाइमन, देख ही लिया होगा तुमने वहां पे। बी से क्या है, बाल्मर है। पी से क्या है, पास्चन है। बी से क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद इस पी से क्या है, पी फंड है। और इस एच से क्या है, हम्परी है। बताओ, नाम याद रहेगा, लल्ला बेटा पढ़ ले वरना। कौन सी सीरीज कहाँ पे आती है सर, है ना। लाइमन सीरीज जो यूजुअली लाई करती है वो यूवी रीजन में लाई करती है। लाइमन सीरीज कहाँ पे लाई करती है, यूवी रीजन में। बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। और बाकी जो सीरीज है वो आईआर रीजन में, है ना। आईआर बोले तो इंफ्रारेड वाला। ठीक है सर, सीरीज हम डिसाइड कैसे करेंगे। एक तो आपने रीजन बता दिया, वो रीजन तो तब देख पाएंगे जब हमें क्या पता हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एनर्जी के टर्म्स में बताओ सर, एनर्जी लेवल के टर्म्स में। तो भाई लाइमन सीरीज का मतलब है ऐसा ट्रांजिशन कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया होगा और फिर जब वापस आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, वो आ रहा होगा N1, है ना। जो वापस आएगा वो फर्स्ट पे आ रहा होगा, फर्स्ट लेवल पे, तो वो क्या होगा, लाइमन होगा। विजिबल जब वो सेकंड लेवल पे अपना रिटर्न मार रहा होगा ना, रिटर्न बैक कर रहा होगा। थर्ड लेवल पे आएगा तो बास्टन सीरीज, फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकेट, है ना। फिफ्थ पे आएगा तो पी फंड एंड सो ऑन। बताओ ये N1 क्या लिख दिया, अरे भाई एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया होगा, कहीं कहीं भी गया, लेकिन आया फर्स्ट लेवल पे, तो हम कहेंगे लाइमन सीरीज दिखा रहा है, वो लाइमन की सीरीज की लाइन दिखाते हुए आ रहा है, कहीं भी रहा हो वो दुनिया में, है ना। लेकिन वो सेकंड एनर्जी लेवल पे आ गया तो आप क्या बोलोगे, सर वो बाल्मर सीरीज की लाइंस दिखाते हुए आ रहा है, तो ये मतलब है। ठीक है, अब वो जो लाइंस होंगी या वो जो रेडिएशन एमिट होंगी उनकी कुछ वेवलेंथ होगी, या, है ना। तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, रिडबर्ग फॉर्मूला होता है, और वो होता है कुछ इस प्रकार, 1/λ इक्वल टू RH। RH होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है, Z स्क्वायर आता है। तो ये क्या है बच्चों, रिडबर्ग फॉर्मूला है, जो कि आपको क्या हेल्प करेगा, वेवलेंथ, जो इन रेडिएशंस की वेवलेंथ होगी उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। जहाँ पे RH क्या है सर, RH रिडबर्ग कांस्टेंट है। RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, अलग से भी लिख दूंगा एक बार, ठीक है, अलग से लिख दूंगा, एक बार आप इतनी चीजें नोट कर लो। ठीक, मैं फॉर्मूला फिर से लिख के बता देता हूँ, कर लो नोट पॉज करके। मैं रिडबर्ग फॉर्मूला साफ सुथरा, साफ तो सर है ही नहीं आपकी राइटिंग, देखो 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है ये अपना, और यहाँ पे Z स्क्वायर। तो ये क्या है, यही है रिडबर्ग फॉर्मूला, जो कि वेवलेंथ कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है सर, ठीक है। और बुक्स में तो सर ऐसे दिया रहता है, तो यार ये वेव नंबर के टर्म्स में दिए रहते हैं, किसमें, वेव नंबर के टर्म्स में। अभी बता रहा हूँ कौन सी चीज क्या सिग्निफाई कर रही है यहाँ पे, ये देखो। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज क्या है, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, ये तो पता ही था सर। एक वेवलेंथ का रेसिप्रोकल भी होता है, एक वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल, जो होता है वेव नंबर। ठीक, ये क्या है, वेव नंबर है। RH क्या है, RH है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू होती है अपनी 109,688 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आपको इसको मोर फ्रिक्वेंटली यूज करना है तो 10⁻7 मीटर इनवर्स की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो। कभी कभार हमें 1/r की वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है, तो ये 912 एंगस्ट्रम के आसपास आता है ना, कभी न्यूमेरिकल्स में यूज पड़ जाए। एंगस्ट्रम क्या होता है सर, अरे भाई एंगस्ट्रम नहीं पता तुम्हें यार, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, ध्यान रहेगा ना। ठीक है सर, ये N1 N2 क्या है, N1 है स्टेट
टू विच इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स, है ना, उस स्टेट में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है। और N2 क्या है, स्टेट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स, जहां से आता है वो N2, जहां पे आता है वो N1। और Z क्या है सर, Z है बच्चों एटॉमिक नंबर। अब आप बात कर रहे हो ना हाइड्रोजन लाइक एटम्स की, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट हाइड्रोजन के अलावा और भी तो चीजें होती हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर, जैसे अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या है सर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम प्लस, वैसे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वह एक ही बचेगा। लिथियम प्लस 2 3 होता है सर एटॉमिक नंबर, 2 निकल गए तो एक बचेगा। तो जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहा जाता है। ये क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं, जिनके पास क्या होता है, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, सबके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। बताओ ये बात क्लियर हुई, देख लो फॉर्मूला काम आएगा। इसके बाद मैं करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा आपको स्पेक्ट्रा की, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, RH, ठीक, रिकॉर्डिंग अपनी सही चल रही है, 1/λ इक्वल टू RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर Z स्क्वायर। ठीक है सर, आगे बात समझ में, हम इसको लिख लेते हैं। आप चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैंने कहा था यही बताऊंगा, तो देखो वही है यार, याद कर रखी है हेडिंग्स मैंने, ठीक। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट लाइन के बारे में बताओ, है ना, आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लाइन के बारे में बताओ। अब किसकी फर्स्ट लाइन, कह दिया कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के बारे में बताओ। तो इसका क्या मतलब होगा सर, इसका ये मतलब है बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न कहाँ पे करता था, लाइमन बाल्मर था ना, तो सेकंड में करता था, इलेक्ट्रॉन वापस आता था। N1 यहाँ क्या रहेगा 2। अब फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब है जस्ट अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल से, तो N2 क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो जब भी अगर किसकी बात हो, फर्स्ट लाइन की बात हो, तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या रहना है, आपको क्या कंसीडर करके चलना है, फर्स्ट लाइन में N1 की वैल्यू तो N1 ऑफ दैट सीरीज, जिस भी सीरीज का वो है तो उसका आप N1 कंसीडर कर लेना, और N2 क्या रहेगा N1 प्लस 1। बाल्मर सीरीज का N1 मतलब बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आता था, सेकंड एनर्जी लेवल पे आता था सर, ठीक है। तो वो तो N1 की वैल्यू हो गई। अब फर्स्ट लाइन का मतलब जस्ट ऊपर से जो लाइन ओरिजिनेट हुई होगी, ठीक है। तो N2 की वैल्यु यहाँ पे क्या हो गई 3। इस तरीके से कैसे यूज करेंगे, कर लो भाई, इसके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक, इसके लिए कर लो आप यूज। ये क्या हो जाएगा 1/λ, RH की वैल्यू कर लो आप 10⁻⁷, एक यूज करके बता देता हूं, N1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस N3 मतलब N2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम है, कुछ नहीं दिया, हाइड्रोजन एटम मान लेना, एटॉमिक नंबर 1, 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1 ही रहता है सर। तो ये 1/λ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10⁻⁷, 1/4 माइनस 1/9। सॉल्व करो तो इसको कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 1/λ इक्वल टू 10⁻⁷। एलसीएम ले लोगे आप 9 × 4 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 - 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बाकी 1 को लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। अब हमें वेवलेंथ बतानी है सर, तो इसको ऊपर भेज दो आप 36/5, ठीक, और ये 10⁻⁷ कहाँ आएगा नीचे, फिर ऊपर शिफ्ट कर देना 10⁻⁻7। तो लैम्डा कितना आ रहा है देखना, तो 7.2 × 10⁻⁻7। ये किस में आया होगा, मीटर में, क्योंकि RH की जो हमने वैल्यू लगाई थी वो मीटर इनवर्स में लगाई थी। तो अगर मैं इसको राम नारायण 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर दूं डेसिमल, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 720 नैनोमीटर। नैनोमीटर में क्यों बताया, अरे यार यूजुअली वेवलेंथ्स कहाँ होती हैं, नैनोमीटर में होती हैं कि नहीं होती हैं, बताओ, ठीक।
तो ये रहा आपका, ठीक है, 720 नैनोमीटर वेवलेंथ आएगी किसकी, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की। अब अगर कहते सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, इसको नोट करो। फर्स्ट लाइन को बच्चों अल्फा लाइन भी बोला जाता है, फर्स्ट लाइन को और क्या बोल सकते हो आप, अल्फा लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड लाइन की बात करेंगे तो कोई पर्टिकुलर सीरीज होगी ना, हाँ सर कोई भी एक सीरीज होगी, तो क्या क्या सीरीज हो सकती है वो अभी तो बताया था यार, लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्चन, कुछ ही किसी का भी नाम हो सकता है। मैंने बात करी आपसे सेकंड सीरीज ऑफ पास्चन सीरीज, मतलब सेकंड सीरीज या सेकंड लाइन कह लो, सीरीज तो वर्ड यूज हो चुका है, क्या यूज कर लो आप, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। इसका क्या मतलब है, पास्चन सीरीज का तुम बताओ, बाकी मैं बताता हूँ। देखो पास्चन सीरीज का ये मतलब है सर, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, लल्ला बेटा पढ़ ले, है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन, यानी कि सर थर्ड पे आ रहा है वो रिटर्न कहाँ कर रहा है, थर्ड में। सेकंड लाइन का मतलब है कि अगर यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ना, तो ये फर्स्ट लाइन रही, ये रही सेकंड लाइन, तो कहाँ से रिटर्न मारे, फिफ्थ से। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, बाकी आप पुट कर देना। इसी को क्या कहा जाता है, सेकंड लाइन को ही क्या कहा जाता है, बीटा लाइन भी बोल दिया जाता है। बताओ आगे बात समझ में, ऐसी गामा एंड सो ऑन चलते रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, वैल्यूज आप खुद पुट कर लेना, ठीक। ऐसे ये भी कह सकते हैं थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात कर लेते हैं, ये लोग थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको गामा लाइन भी बोल दिया जाता है, ठीक। इसके लिए लिखो n1 वगैरह की वैल्यूज। तो लाइमन फर्स्ट पे रिटर्न होता है और थर्ड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन तो ये रही, सेकंड मतलब फर्स्ट लाइन यहाँ से आएगी, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। बताओ ठीक है, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो फर्स्ट सेकंड लाइन देखना आ गया। अब मैं आपको लिमिटिंग लाइन के बारे में बताता हूँ, इतनी बात आप नोट कर लो। फर्स्ट लाइन सर जस्ट ऊपर वाले से ट्रांजिशन हुआ होगा, सेकंड ऊपर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और थर्ड नेक्स्ट टू नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, तो उसी तरीके से है, ठीक है, जस्ट लाइक फ्लोर्स जैसे होते हैं ना घरों में, उस तरीके से। फिर आप बात कर रहे थे सर लिमिटिंग लाइन की। लिमिटिंग लाइन क्या होती है, देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लिमिटिंग लाइन, या फिर इसी को लास्ट लाइन भी बोला जाता है। लिमिटिंग लाइन या फिर इसी को क्या बोला जाता है, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन से क्या मतलब है आपका, भाई फर्स्ट लाइन से क्या मतलब था, जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर रहा था, सेकंड से था सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो अगर मैं कह दूं लास्ट लाइन मतलब लास्ट एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल्स तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिटर्न कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर रहा है इन्फिनिटी से। तो n2 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और n1 क्या हो जाएगा, n1 ऑफ दैट सीरीज, जिस भी सीरीज की बात चल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज अगर मैंने आपसे कह दिया, उसकी वेवलेंथ बताओ, है ना, तो आप कहोगे सर लास्ट लाइन का मतलब है n2 इन्फिनिटी, और बाल्मर सीरीज के लिए n1 क्या होता है, 2। लगा दो आप वेवलेंथ के फॉर्मूले में, RH की वैल्यू 10⁷ मीटर इनवर्स 1/n1 का स्क्वायर यानी कि 4, और इसका तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी से किसी नंबर को डिवाइड करोगे, हाइड्रोजन एटम ही है तो वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/λ कितना आ रहा है, 10⁷ इंटू 1/4 मीटर इनवर्स, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेना, ये क्या हो जाएगा 4, है ना, 4 इंटू 10⁻⁻7, ये लैम्डा आएगा किसका, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए। बताओ वेवलेंथ। बाकी जिस भी सीरीज की लास्ट लाइन की बात करें तो n2 तो आप क्या रख देना, इनफाइनाइट रख देना, रख दोगे ना, हाँ सर रख देंगे। n1 उसी सीरीज का n1, वो मैंने आपको याद करा ही दिए हैं,
उसी सीक्वेंस में, लल्ला बेटा पढ़ ले वरना वाला। ठीक है सर, और कुछ बताओगे क्या भाई? ये भी कहा जाता है लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी बताओ, या फिर मिनिमम वेवलेंथ। क्या सर दोनों बातें सेम है? और लिखा हुआ है आपने। हाँ यार, दोनों बातें क्या है? दोनों बातें जो है वो सेम है। कैसे सर? अरे फॉर्मूला भूल गए क्या एनर्जी और वेवलेंथ वाला? बताओ, याद है ना एनर्जी और वेवलेंथ वाला फॉर्मूला? क्या होता था सर? वो होता था E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी मैक्सिमम तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। ठीक, थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा? स्क्रीन दिखाई देगी आपको, है ना? तो ब्रेक ही मतलब 1-2 मिनट का पॉज ले लेते हैं। लाइट्स ऑफ है, स्क्रीन दिखाई देगी धुंधली धुंधली सी। ठीक है, जल्दी से आ जाए लाइट, वरना सेशन की बैंड बजना तय है। ठीक, कैमरा ऑन रहेगा, लैपटॉप ऑन रहेगा, स्क्रीन। ये हमारे यूपीएस भाई साहब जब तक बैकअप दे देंगे वेट कर सकते हैं। ठीक, प्रभु को याद कर सकते हैं, प्रभु जल्दी से लाइट मंगवा दो ताकि सेशन की बैंड ना बजे। बैंड बजेगी तो फिर बारात भी निकलेगी सर। ठीक, दोनों ही बातें हैं। ठीक, तो एनर्जी ऑफ मिनिमम वेवलेंथ की बात चल रही है। किसकी? मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब बिल्कुल इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन क्या हो? रिटर्न हो। तो वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिटर्न करवाओगे? इन्फिनिटी से। लाइट खुलवा देते हैं यार जल्दी से, आई दे लो। ठीक, कैमरा ऑटो फोकस। तो ये देन है हमारे एमडी सर की कि उन्होंने यूपीएस सही करवा दिया, वरना आपको पता ही है क्या होता, बंद हो जाता ना सिस्टम। 1-2 लेक्चर तो इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। बात चल रही थी किसकी? लाइन ऑफ, लाइन कितनी देर वेट किया होगा? एक मिनट भी नहीं हुआ होगा यार। मैक्सिमम एनर्जी की बात चल रही है। मैक्सिमम एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? इन्फिनिटी से। मिनिमम वेवलेंथ भी उसी को कहोगे। ठीक, तो अभी यही बात तो है यार। लिमिटिंग लाइन कह लो, लास्ट लाइन कह लो, सारी बात क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना? सेम बात ही है। लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और लैम्डा 1 होगा लैम्डा 1 ऑफ दैट सीरीज, जिसकी भी आप क्या पूछ रहे होगे सर? लास्ट लाइन पूछ रहे होगे। एक और बता दो सर, एक और बता दो। क्या? लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी। दिख रहा है ना? लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक, या तो मिनिमम एनर्जी या फिर क्या? मैक्सिमम वेवलेंथ। ये क्या होगा सर? भाई मिनिमम एनर्जी कब होगी? जस्ट वो अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन कर रहा हो। तो N2 क्या हो? N+1, और N1 तो उस सीरीज का होना ही चाहिए, N1 ऑफ डेट सीरीज। जैसे लाइमन की बात करूंगा तो N1 की वैल्यू 1, बाल्मर की बात करूंगा तो N2 की वैल्यू 2, उस तरीके से। बताओ, आगे बात समझ में? तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स है। कितनी लाइंस आ सकती हैं उसके भी हमने फॉर्मूले बना रखे हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आप लोग कुर्सियों की पेटी बांध लो, है ना, और घुटनों पे अपने बाम वगैरह लगा के तैयार हो जाओ, क्योंकि घुटनों पे जोर पड़ने वाला है अब आपके। हमारे क्यों पड़ेगा सर? आपके पड़ेगा। आपके करके ना ये हटाओ, सो डी सेलेक्ट करो। ठीक है भाई, मेरे घुटनों में दर्द होगा, तुम्हारे सिर में दर्द होगा। तुम ध्यान से देखना। क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम N2 इक्वल टू N1। मतलब सर अगर किसी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है अपने नीचे वाले एनर्जी लेवल पे, तो कितनी लाइंस आएंगी? तो कितनी लाइंस आएंगी? रिकॉर्डिंग चली रही थी, देखो लाइट चली गई। तो यार तुम देख लो ना खुद। हम क्या खुद क्यों देखें सर? आप दिखाओ। ये दे देखो, ये दे। इसी को मैं फॉर्मूला बनाऊंगा इससे। ये N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 4 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन कर रहा है, देखो ना, तो यहाँ से आ सकता है। ठीक, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करे। ऐसे भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करे, फिर यहाँ पे आए, इस तरीके से, है ना। तो कितनी लाइंस हो गई सर? देखना तो कितनी लाइंस हो गई, काउंट करोगे?
एक लाइन तो ये है पूरी वाली, 2 3 4 और 5, कितनी आ रही हैं लाइंस? 5 आ रही हैं सर। ठीक है, देखते हैं n2 माइनस n1 के हिसाब से 5 आ रही हैं। सही गिनी है ना आपने? हाँ यार गिनी तो सही है। यहाँ से यहाँ आ गई, ये नीचे आ गई, इस तरीके से इस वाले लेवल से आ गए, इस वाले लेवल से आ गए। ठीक है, ठीक है सर, 5 आ रही हैं। घपला तो नहीं है कुछ? देखो, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें जब आप अप्लाई करते हैं 4 माइनस वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कैंसिल हो जाता, इससे ये कैंसिल होता, 2 3 2 6 लाइन्स आनी चाहिए थी। कोई लाइन आपने काउंट तो नहीं करी हो, है ना? n1 तो फॉर्मूला तो ये रहता है 6 लाइन्स, एक यहाँ से आ गई, 2 3 4 5, ये वाली भी आपने देख ली, ये वाली भी देख ली, फिर कौन सी मिसिंग है यार? चलो एक बार इसको हटाता हूँ जरा, ये फॉर्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट। देखो फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो है n2 माइनस n1, ठीक, देन n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या, 2। ये किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। एक बार देखें तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। कोई अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक वगैरह में कोई दिया हो। नहीं है यार, मतलब इस तरीके से समझाया नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो है। क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला तो है। चलो आप इसी को यूज़ करना, क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, हो जाएंगे। सिंपल में बता दो सर, इसमें बताओ तो, सिंपल में अप्लाई कर लो। ये देखो, थर्ड से ट्रांजिशन हो रहा है तो फर्स्ट में होगा, है ना, या फिर थर्ड से सेकंड में होगा, बस यही तो पॉसिबल है। अरे नहीं सर, आप वो गलत बता रहे हो। जब n2 आप थर्ड ले रहे हो, है ना, जब n2 आप क्या ले रहे हो, थर्ड, अभी बताता हूँ, तो आप वो वाला ट्रांजिशन काउंट क्यों कर रहे हो? n1 1 है, n2 कितना है, 3, ठीक। तो आपको तो ये ध्यान रखना है ना कि फर्स्ट पे कितने आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, और भले ही ये यहाँ आए, इसको काउंट थोड़ी करोगे, फर्स्ट पे तो यही आया होगा, ठीक है, फर्स्ट पे तो यही आया होगा। तो कितने आ गए आपके जो फर्स्ट पे आके रुक रहे हैं, एक ये और एक ये, 2। फॉर्मूले में पुट करो, n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला बनाया, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होता है। देखो 3 माइनस 1 और ये क्या आ रहा है, 3 माइनस 1 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये कितना आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है, 3। मतलब उन्होंने इस लाइन को भी काउंट किया है, ठीक है, इस लाइन को भी क्या किया है, काउंट। 3 से 1 आने में जितनी भी लाइन जनरेट हुई है सारी आपको काउंट करनी है, ठीक है। तो पता नहीं 4 से 6 में क्यों घपला आ रहा था, 4 से 6 में क्यों काउंटिंग मिस्टेक हो रही थी। फिर से बनाऊं क्या एक बार, n1 की, भाई जब तक जिद फुल है ना मुझे, अगर वो गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। 4 से 1 एक लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, और ये किस तरीके से, ये तो काउंट हो ही गई थी, इसको थोड़ी काउंट करोगे, ठीक। इसको देखना तो यहाँ से यहाँ, और ये वाली भी काउंट हो गई थी, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूँ मैं, काउंटिंग देखना, जो रिपीट हो गई है उसको हटा देते हैं। ये हटो यहाँ से, हट, 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 ये काउंट करो तो 1 2 3 4 5 और 6, लगाओ फॉर्मूला। 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये 3 2 6। अब देखो 6 लाइन्स आई है, ठीक। तो करत करत अभ्यास, है ना, पहले गलत हो रहा था, फिर हमने मॉडिफिकेशन किया, फॉर्मूले से तुम्हारा सही आ जाएगा। मैं तो समझा रहा था भाई,
ना, इंसान है, हो जाती है गलती। फॉर्मूला देख लिया था मैंने, रब कर दिया। n2 माइनस एन वन, अभी क्वेश्चन में फिर से देख लेंगे, n2 माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ लाइंस इन एनी पर्टिकुलर सीरीज, मतलब थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हुआ तो सेकंड में बताओ कितनी लाइंस आएंगी, है ना। इसके लिए देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये था n1 इक्वल टू 1, ये था n2 इक्वल टू 3। सेकंड पे कितनी लाइंस आई होंगी, है ना। ऑन डूइंग ट्रांजिशन, कहां से, ऑन डूइंग ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, नंबर ऑफ लाइंस ऑन सेकंड आर, कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तो देखो आप पहले बना के देख लो, फिर मैं समझाता हूँ फॉर्मूले से। देखो ये तो खत्म ही नहीं हुई सर, ये हुई 2 पे खत्म। इस तरीके से केवल एक लाइन है, ठीक। तो एक लाइन के लिए फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, एक लाइन के लिए फॉर्मूला n2 माइनस एन थ्री, है ना। फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, n2 माइनस एन थ्री। ध्यान ये रखना है कि n3 जो हो वो क्या हो, n1 से तो बड़ा हो और n2 से क्या हो, छोटा, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, 1 था। कैसे आया सर, 3 माइनस टू करके आया, 3 - 2 है ना, वैसे करके, ठीक है। चलिए, तो किसी पर्टिकुलर सीरीज में, मतलब थर्ड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और आपको केवल किसकी रिक्वायरमेंट है, सेकंड वाली सीरीज की, तो वहां से ये आएगा, ठीक है सर। आगे ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक सर। ग्राउंड स्टेट में आएगा सर, तो अरे सर ग्राउंड स्टेट होता है फर्स्ट स्टेट, आप फॉर्मूले को बस मॉडिफाई कर रहे हो, नया केस थोड़ी है भाई, टाइम बचाता है ये वहां पे, है ना। फॉर्मूला याद है, n2 माइनस एन वन, ब्रैकेट में n2 माइनस एन वन। जितने अगर स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड केस आप याद कर लोगे उतना जल्दी क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब होगा n1 की वैल्यू 1 पुट करो तो n2 माइनस वन, और यहाँ क्या आएगा n2 माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है n2, और ब्रैकेट में आ रहा है n2 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। सही लिखा ना यहाँ पे, हाँ सर सही लिखा है आपने। तो ये आएगा किसका फॉर्मूला, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है। बताओ आगे बात समझ में। n2 क्या सर, n ही रख लो ना, जिस स्टेट से आ रहा होगा उसकी वैल्यू n, और जहाँ पे आ रहा होगा उसकी वैल्यू तो बनी रहेगी ग्राउंड स्टेट के लिए। बताओ इतनी बात क्लियर है, हाँ सर इतनी बात क्लियर है। चलो फिर अब क्वेश्चन करने की बारी है, तुम लोग बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप, ठीक। आ जाओ, ऐसे कैसे सर, आप हो टीचर, हम। लाओ साहब पहला क्वेश्चन, बाबा आदम के ज़माने का, जब ना हम आए थे इस गोले पे ना तुम, 1988। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू डेट ऑफ। भाई स्पेक्ट्रम आ किस वजह से रहा है, तो मुझे ये बताओ स्पेक्ट्रम आ किस वजह से रहा है। सर स्पेक्ट्रम आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन की वजह से। अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे, बताओ। किसी पे अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो उसका स्पेक्ट्रा भी सेम आएगा। तो हमसे पूछा गया हीलियम का, और हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हीलियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 2। भाई एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। अब इनमें चेक करो, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं। सोडियम में तो बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। लिथियम प्लस में, लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 होता है सर, लेकिन एक प्लस का चार्ज आ गया, इसका मतलब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर नोट भी कर लो यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम देन स्पेक्ट्रा विल बी सेम। स्पेक्ट्रा क्या होगा, सेम होगा। इसी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रा को ही कहा जाता है फिंगरप्रिंट्स, है ना। स्पेक्ट्रा को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ मैं लिखवा भी देता हूँ आपको, देखो ये लो। स्पेक्ट्रा आर
फिंगर प्रिंट्स ऑफ स्पीसीज, मतलब यार जैसे हमारा फिंगरप्रिंट क्या स्पेसिफिक है, अगर कोई कांड करके आओगे अब मुझे पता है कि तुमने ही किया है तो मैं फिंगरप्रिंट चेक करवा दूंगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट से टेस्टिंग हो जाएगी ना, डीएनए टेस्टिंग वगैरह, तो पर्टिकुलर एक इंसान का एक ही जैसा फिंगरप्रिंट आएगा अगर कोई घपला नहीं किया है। बहुत बड़े वाले तुम है ना घपलेबाज नहीं हो, तो उसी तरीके से हर एक एटम का एक अपना पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा आएगा, तो उसको क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है स्पेक्ट्रा को। ठीक है सर, आंसर लिथियम प्लस होगा, आ गया समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन इन विच, ये ताजा क्वेश्चन है 2020 का है ना, गरम गरम ताजा ताजा, लाइट चली गई एसी हो गया बंद। देखो आप लोग, द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर लाइंस अपीयर, पढ़ाया था अभी, वहां लिखवाया भी था मैंने, क्या क्या लिखवाया दिया था सर आपने, मैंने कहा था लाइमन का जो है वो यूवी है, बाल्मर का क्या है विजिबल, और बाकी सबका क्या है आईआर है, लिखवाया था वहां पे लाइन स्पेक्ट्रा में है ना, बाकी सबका क्या है आईआर है। पूछा किसका है हमसे, पूछा है बाल्मर सीरीज का, बाल्मर सीरीज का क्या हो जाएगा विजिबल, करेक्ट ऑप्शन डी। बताओ यार, तुम्हें ये इतना लल्ला बेटा पढ़ ले कहने से तुम्हारे 4 नंबर आ गए, तो अगर हमारा लल्ला बेटा पढ़ लेगा तो कितने आ जाएंगे, कहने से 4 आ गए। देखो विजिबल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा सर, नुमेरिकल है, नुमेरिकल करेंगे जी, आ जाओ सॉल्व करते हैं पेशेंस के साथ। कभी कभार फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर नहीं आता है, जैसे अभी मैं वो फॉर्मूला बना रहा था, फॉर्मूला था रट्टा हुआ था, बट मैं उसको केस को तो मैंने उसमें मॉडिफिकेशन किया, तो 1 बार 2 बार 3 बार जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच कर जाओगे सही को, देखते ही छोड़ दोगे, घंटा होगा क्या क्वेश्चन है ना। 1 बार किया नहीं आया फिर छोड़ दिया ना जी, 1 बार किया नहीं आ रहा है फिर पेपर अटेम्प्ट किया, फिर आया उस क्वेश्चन पे, फिर नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम टैल किया है, फिर देखा, हिट करते रहो, कभी तो ब्रेक होगा ना कोड, कहते हैं ना हिट करते रहते हैं वो पासवर्ड, इधर उधर लगाते रहते हो, इतना भी हिट नहीं करना है कि बंदी हो जाए, मतलब पेपर ही खत्म हो जाए। देखो, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एच एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा 1, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम की कितनी है, लैम्डा 1 है, ठीक है सर। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, बहुत आराम से पहले एक पार्ट को पढ़ो क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन के एक पार्ट को पढ़ो आप, देखना क्या कहा है, लाइमन सीरीज का है, ये कलर दिख रहा है ठीक, लाइमन सीरीज का मतलब होता है n1 की वैल्यू 1, लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है n1 की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। हाँ सर आ गई बात समझ में। फिर आप देखो बात किसकी चल रही है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सर ये मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए n2 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप RH की वैल्यू निकाल दो, इसको इन्होंने 1/λ1 कह रखा है, यहाँ से RH की वैल्यू निकालो 1/n1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी 1 से डिवाइड करोगे 0, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, तो RH की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से RH की वैल्यू आ गई 1/λ1, सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला लगाया है मैंने बस। देन नेक्स्ट पार्ट पढ़ो आप, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या कह रहे हैं जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है यहाँ पे बात चल रही है किसकी, मिनिमम एनर्जी की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब यहाँ पे बात चल रही है मिनिमम एनर्जी की, तो मिनिमम एनर्जी कब होगी, किसमें, बाल्मर सीरीज में, जब बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू जस्ट ऊपर वाले से थर्ड वाले से, तो एक बार आप लेमडा यहाँ से निकाल लो, RH 1/n1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1/n2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, Z क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर, हीलियम है तो हीलियम के लिए Z क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करो सर, कर रहे हैं यार। RH की वैल्यू कितनी थी 1/λ1, ये कितना आएगा 5/36, और ये कितना आ रहा है 4,
इसको सॉल्व करोगे 9 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये कितना आ रहा है 9 लैम्डा 1/5। कितना आंसर आया है 9 लैम्डा 1/5। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ आ गया समझ? ये भी देखो 20 का ही क्वेश्चन है अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लेट डिफरेंस, ये किसका है वेव नंबर का, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बी द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी का कहा है, तो आपको रेशियो बताना है लाइमन और बाल्मर का। बहुत आराम से अटेम्प्ट करना, लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हो आखिर के लिए, पेपर में नहीं छोड़ेंगे हम, पेपर में तो करके आएंगे आराम से। देखो बहुत प्यार से लाइमन सीरीज के लिए करा रहा हूँ सॉल्व, ध्यान से, कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ बैठना है, जाएगा सेशन लंबा जाता रहे, हमें क्वेश्चन को ध्यान देना है। देखो लाइमन सीरीज फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और मिनिमम, एक बात ध्यान से सुनो जरा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, है ना, और फ्रीक्वेंसी किसके होती है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं होती है बताओ। तो हमसे कहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम एनर्जी लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू इंफिनिटी। यहां से निकालो तो आप ये निकालो, V मैक्स निकालो, V मैक्स आ जाएगा सर RH, 1/1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, इंफिनिटी की 0, और इसके लिए है हाइड्रोजन तो 1 ही रहेगा, है ना। तो ये कितना आ रहा है, V मैक्स आ रहा है RH। अब V मिन निकालो, मिनिमम के लिए क्या करोगे, मिनिमम के लिए सर n1 तो 1 ही रहेगा, n2 जस्ट ऊपर वाला 2 रहेगा, तो ये कितना आएगा RH 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये कितना आ रहा है 3/4, ये कितना आ रहा है 3/4 RH आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके डेल्टा V की वैल्यू कितनी निकल गई, बहुत पेशेंस के साथ करना बच्चों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। V मैक्स माइनस V मिन, V मैक्स कितना है RH है, और ये कितना है 3/4 RH, तो ये कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो, RH/4, ये कितना आ रहा है RH/4 आ रहा है। ठीक है सर, आगे बात समझ में। 10 बात करो आप V मिनिमम की ना सर, अब बाल्मर के लिए बात करो। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज के लिए। तो बाल्मर सीरीज के लिए अगर मुझे मैक्स देखना है तो लाइमन बाल्मर n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू इंफिनिटी, है ना, RH रिडबर्ग कांस्टेंट थोड़ी बदल जाएगा, 1/4 ये 0 और वो सब रहेगा, तो ये कितना आ रहा है RH/4। उसके बाद आप बात करो सर V मिनिमम की, तो मिनिमम के लिए तो जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से आएगा, ठीक है, जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से, तो RH सॉल्व कर लेना 1/4 माइनस 1/9, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 5 RH/36, ये कितना आ रहा है 5 RH/36 आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बाल्मर सीरीज का भी हमें डिफरेंस मिल गया। बाल्मर सीरीज का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर बाल्मर सीरीज का डिफरेंस कहाँ से, मैक्स माइनस मिन करोगे ना, RH/4 माइनस 5 RH/36, एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 RH/36 यानी कि RH/9। अब आपसे इसका रेशियो पूछा है लाइमन अपॉन बाल्मर का, तो RH/4 डिवाइडेड बाय RH/9 मल्टीप्लाई बाय 9/RH, यानी कि 9:4 विल बी द करेक्ट आंसर। यार इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हो तुम, है इतनी गंदी बातें, RH/4 मल्टीप्लाई बाय 9/RH, तो यहाँ से आया ये, ठीक है, 9/4
4 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ, थोड़ा सा टाइम लगा है ना, हो सकता है कुछ क्वेश्चन देखते हुए भी तो हो रहे थे, उनका नहीं बोलोगे कि सर ये 1 सेकंड में हो गए, उनमें उसका टाइम यहाँ कंपनसेट कर देंगे। ठीक, तो ये भी 2019 का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप टाइम कंजम्पशन के हिसाब से बात करो। ठीक, इतना भी पता होता ना लाइमन बाल्मर में N1 क्या होता है, फिर मिनिमम मैक्सिमम का क्या मतलब है, क्वेश्चन हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of two spectral series of hydrogen spectrum is found to be about 9. The spectral series are, अब आपको क्या दे दिया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का दे रखा है आपको रेशियो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि सर जो क्या है 1/λ है ना, वो कहीं ना कहीं RH और 1/N1 के स्क्वायर है, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ये तो 0 ही हो जाता है। ठीक, हाइड्रोजन एटम है तो ये 1 रहता है। लैम्डा क्या आएगा यहाँ से, N1 का स्क्वायर अपॉन RH। कौन सी सीरीज लें जिससे कि रेशियो कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो यार अगर लाइमन और पास्चन ले, ऐसा इसको ये कर लो। ठीक, RH तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो N1 मतलब इसको N1 ही रखना आप सेकंड वाले का। ठीक, लाइमन के लिए N1 क्या आएगा, 1 आएगा, और डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, λ1/λ2, ये आ जाएगा N1 का स्क्वायर। ये क्या है, N1 का स्क्वायर अपॉन RH डिवाइडेड बाय N1/RH, तो मल्टीप्लाई बाय RH/N1, यानी कि N1 दूसरे वाले का उसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, लाइमन में 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्चन, पास्चन में कितना आ रहा है, 3, पास्चन ब्रैकेट लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड है ना। पास्चन में करोगे तो कितना आएगा, 9, लेकिन पी फंड में फिर और आगे जा रहा है। स्पेक्ट्रल सीरीज लाइमन बाल्मर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट, ये कितना आ रहा है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट ये 16 आ रहा है। यहाँ देखो लल्ला बेटा लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट ये 16 आ रहा है, और पी फंड में कितना आएगा, और ज़्यादा आएगा 25। लाइमन में लाइमन बाल्मर पास्चन ये 9। ठीक है, तो यहीं पे आ रहा है बच्चों। ठीक, ऊपर किसका रख रहे हैं, इसी में 9 की पॉसिबिलिटी बन रही है, किसमें, लाइमन और पास्चन में, 1/9 या 9/1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। ये मेरे ख्याल में नीट का क्वेश्चन है, मेंशन नहीं किया है। तुम्हें पता है विजिबल में कौन आता है, बाल्मर सीरीज आती है। ठीक, नीट का क्वेश्चन है ये, नो पार्शियलिटी। जेई के भाई, अब जेई के इकट्ठे ज्यादा हो जाते हैं। ये लो इस बार का एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन देखो, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी दे रखी है, हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर। ठीक, देन द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज इज, आराम से अप्रोच करेंगे। इस बार का क्वेश्चन है, NAT क्वेश्चन है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, नहीं होगी। तो बताओ सर क्या होगा इसमें, फिर देखो वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन। ठीक है सर, पास्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, पास्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन का मतलब है कि N1 तो 3 रहा होगा, N1 क्या रहा होगा, 3, लाइमन बाल्मर पास्चन। फर्स्ट लाइन जस्ट ऊपर से शुरू हुई होगी, N2 की वैल्यू क्या रही है, 4, इसकी वेवलेंथ दे दी 720, इसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 720 दे रखी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, RH 1/N1 का स्क्वायर। N1 क्या है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, N2 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1। RH की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वाले को, यहाँ से आपके लिए, यहाँ से आपके लिए क्या क्रिएट करी जा रही है, RH की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 16 × 9, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 7 × 720। देखो तो
कुछ बन रहा है क्या हिसाब किताब? हाँ सर, ये देखो, ये 9 से 8 टाइम्स जा रहा है और ये 16 से क्या जा रहा है? 5 टाइम्स। तो RH कहीं ना कहीं कितना आ रहा है? 1/35 आ रहा है। अब बात कर रहे हैं सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन के लिए N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक, 1/λ। RH की वैल्यू 35, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करना है सर, अब कर देंगे। 16/35। ठीक, और ये जो कहानी रहेगी, आपकी वेवलेंथ किसमें थी? नैनोमीटर में। वेवलेंथ किसमें थी? नैनोमीटर में। तो RH किसमें आ रहा होगा? RH आ रहा होगा नैनोमीटर इनवर्स में, मतलब नैनोमीटर में ही आंसर आ जाएगा। 9 × 25। बताओ, लैम्डा को ऊपर किसका देना? 35। 9 × 25 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 16। अब इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम निकालते हैं अपना हथियार। तो कैलकुलेटर ही ऑन कर रहा हूँ, कहीं कहो सर आंसर देख रहे हैं, देख भी लेंगे तो क्या है यार, करेक्ट अगर नहीं होगा ना तो फिर देख के भी करेक्ट करवाया जा सकता है, बट अभी करेक्ट ही है ये। 35 × 9, गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती करके उसको एक्सेप्ट करके उसको सुधारना बड़ी बात है। ये कितना आ रहा है? 492.18 आ रहा है। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा होगा तो 492 नैनोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ, इसी बार का क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा अगर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट, इजी आएगा तो अभी इजी वाले टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, क्वांटम नंबर्स वगैरह, उसमें से काम हो जाएगा। देखो यहाँ देखो तो, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, बस यार वाइंड अप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम कर दो चलो। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n = 5 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। ठीक है सर, अभी तो बताया ही था आपने ग्राउंड स्टेट का, n1 की वैल्यू 1 हो जाती है, n2 की 5। फॉर्मूला लगाओ, ऐसी टिप्स पे होना चाहिए, n2 - n1, n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ रहा है? 5 - 1, ये आ रहा है 5 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो 10 होंगी। 10 विल बी द करेक्ट आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ही नहीं यार, लो खेल खत्म, पैसा हजम। देखो लास्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ठीक है। तुम्हारे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए हैं क्वेश्चंस तो तुम्हारा काम है थ्योरी पढ़ो, फिर दोबारा से उनको रिवाइज करो, है ना। फिर सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएंगे देख के, और थर्ड अटेम्प्ट में फिर हम फ्लुएंट हो जाएंगे। तो यार बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसी अमेजिंग सेशंस और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।